हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विंग्स ए कुरान। सो गाइज मेरा जो लास्ट लेक्चर आया है ऑन सोशल रिफॉर्म्स, बहुत बच्चे नीचे कमेंट करें कि एक लेक्चर बीच का मिसिंग है। दैट्स राइट, एक लेक्चर मिस हो गया था। बेसिकली जब मैंने क्लास लिया था लाइव क्लास, तो उस टाइम पे वो रिकॉर्डिंग में कुछ ग्लिच आ गया था जिसके चलते वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। सो नेक्स्ट क्लास, क्योंकि सोशल रिफॉर्म्स का कोई रिलेशन नहीं था पहले वाले लेक्चर के साथ, तो इसीलिए मैंने वो वाला लेक्चर अपलोड करवा दिया था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप पीछे वाला लेक्चर नहीं पढ़ेंगे या आज का लेक्चर मिस करते तो आपको वो समझ नहीं आता। वो बिल्कुल अलग था, ये बिल्कुल अलग है, तो इसीलिए वो लेक्चर हमने अपलोड कर दिया था। बट नॉट टू वरी, जो आपका लेक्चर मिस हो गया था वो अभी रिकॉर्ड हो रहा है एंड ऑफ कोर्स यू गाइस कैन सी। और यहाँ से आज का ये लेक्चर इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर, क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर था वो पहले आ गया। सो नाउ दिस बिकम्स द लास्ट लेक्चर। ठीक है, सो दिस इज लेक्चर नंबर 7 आई बिलीव, क्योंकि 8th इज सोशल रिफॉर्म्स। ठीक है, ऑल राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, सो हमने लास्ट लेक्चर में जब हमने ये वाला किया था उसमें आई टोल्ड यू अबाउट इंडिविजुअल सत्याग्रह कि गांधी जी ने जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू हो गया तो गांधी जी ने बोला कि वी मस्ट गिव सम सॉर्ट ऑफ असिस्टेंस या हेल्प टू ब्रिटिशर्स, जबकि लीडर्स लाइक सुभाष चंद्र बोस उन्होंने बोला कि नहीं, हमको इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए और किसी एक नेशनल फ्रंट पे एक मतलब पैन इंडिया एक मूवमेंट लॉन्च करना चाहिए जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। लेकिन जवाहरलाल नेहरू वाज ऑफ द ओपिनियन कि ना हमको इस टाइम पे उनका साथ देना चाहिए और ना ही इस टाइम पे उनका फ़ायदा उठाना चाहिए। सो दिस इज हाउ अगेन देयर वाज 3 डिविजन्स ऑफ आइडियोलॉजी, बट ऑफ कोर्स जवाहरलाल नेहरू की जो आइडियोलॉजी थी उसको एक्सेप्ट किया गया था और कहा गया था कि ना अब हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करेंगे और ना ही हम सपोर्ट करेंगे ब्रिटिशर्स को इन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वाई? बिकॉज दे वर अगेंस्ट इंपेरियलिज्म, कि हम कोई भी ऐसी कंट्री को सपोर्ट नहीं करने वाले हैं जो अपने आप को बड़ा समझ के किसी चीज़ छोटी कंट्री के ऊपर अपना हक जमा रही है। ठीक है, ओके, सो अब हम आते हैं आपके क्रिप्स इंडिया मिशन के ऊपर। नाउ अब आप कभी नहीं देखेंगे कि यहाँ पे आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हो रहा है, आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च मूवमेंट लॉन्च हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब वैसा हमने स्टांस अपना नहीं रखना है और 45 के बाद चीज़ें बहुत बदल गई। फिर आगे की कहानी। ठीक है, सो लास्ट लेक्चर में हमने खत्म किया था इंडिविजुअल सत्याग्रह में, क्योंकि दैट वाज द रिस्पॉन्स टू द ब्रिटिशर्स फ्रॉम इंडिया। उस रिस्पॉन्स के चलते इंडिविजुअल सत्याग्रह में द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है लिया था, ऑफर किया था, दैट वाज विनोबा भावे। सो दैट इज द फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन वाज जवाहरलाल नेहरू और थर्ड पर्सन वाज ब्रह्मदत्त। ठीक है, सो ये 3 बंदे थे जिन्होंने क्या किया था, आपका इंडिविजुअल सत्याग्रह को लॉन्च किया था। नेक्स्ट अप वी हैव इज द फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज द क्रिप्स मिशन ऑफ 1942। अब क्रिप्स मिशन की अगर हम बात करें, सो बेसिकली 1942 के अराउंड जो आपका जापान है ना, उसने रंगून को कैप्चर कर लिया था और यहाँ पे अब बहुत डर था, नॉट ओनली फॉर ब्रिटेन बट फॉर इंडिया ऑल्सो। अब देखो वो रंगून पहुँच गए हुए हैं, राइट। अब इंडिया को ये भी डर था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हम एक बड़ी पावर के हाथ से निकले तो दूसरी बड़ी पावर के हाथ में जाकर फंस जाए, जिसके चलते इंडिया वाज आल्सो इन अ डिलेमा कि अब हम क्या करें, अब हमारा रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए। ठीक है, सो नाउ जापान जो है उसने साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर जो है इन्वेड कर दिया था। नाउ ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड नो अदर ऑप्शन बट टू सीक फॉर इंडिया सपोर्ट। और अब ब्रिटिशर्स के ऊपर भी प्रेशर था। प्रेशर किसका था? अपने दोस्तों का। यूएस और यूएसएसआर ने बोला कि आप तो बोलते थे कि आपकी सबसे प्राइज्ड पोजेशन है, आपकी सबसे इंपॉर्टेंट कॉलोनी है, तो अपनी कॉलोनी को बोलते क्यों नहीं हो कि हमारा साथ दें। सो ब्रिटेन जो है वो भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड था फ्रॉम हिज अलाइंड पावर्स यूएस एंड यूएसएसआर कि आप अपने कॉलोनी को बोलो हमको सपोर्ट करें। इसके चलते इन्होंने लाया क्रिप्स मिशन ऑफ 1942। इस मिशन का नाम क्रिप्स इसीलिए था क्योंकि इसको हेड करने वाले थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। What were the main proposals of the Cripps mission? Number 1 was, अब देखो अब ना ये सब चाइनीज हैं। चाइनीज कहने का मतलब दे ऑल आर सिमिलर। पुराना वाला आपका अगस्त ऑफर में भी उन्होंने क्या क्या चीज़ें अपने पास रखी, क्या बाकियों को दे दी। क्रिप्स मिशन के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन एक बार ही आया था कि डिफेंस को अपने अंडर लिया गया था और गवर्नर जनरल को लिया गया था, सिर्फ गवर्नर जनरल की पोस्ट अपने पास रखी थी या दोनों की पोस्ट रखी थी। सो इसीलिए आप थोड़ा समझें कि क्रिप्स मिशन में इन्होंने बोला, नंबर 1 पॉइंट जो बोला वो ये था कि डोमिनियन स्टेटस जो है हम आपको दे देंगे आफ्टर द वॉर। So the first thing promised in the Cripps mission was dominion status. Second number thing was कि
एक्सेप्ट डिफेंस ऑफ इंडिया। अब देखो डिफेंस थोड़ी ना देंगे, डिफेंस दे देंगे तो फिर आर्मी का क्या करेंगे? सो डिफेंस को हमारे पास रहने दो, गवर्नर जनरल की पावर्स जो है वो हमारे पास रहने दो, और उसके अलावा ऑल टू बी ट्रांसफर्ड टू इंडिया आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर, की वॉर के खत्म होने के बाद हम आपको सब दे देंगे, लेकिन दो चीजें हमारे पास रहनी चाहिए, दैट इज डिफेंस ऑफ इंडिया एंड नंबर सेकंड इज गवर्नर जनरल का पोस्ट। नाउ आईएनसी ने इसको रिजेक्ट किया, हाउएवर आईएनसी और साथ में आपका मुस्लिम लीग दोनों ने ही इसको रिजेक्ट किया था, क्योंकि मुस्लिम लीग अभी तक आते आते टू नेशन थ्योरी जो है वो इवॉल्व हो चुकी थी। नाउ टू नेशन थ्योरी जो है वो कोई ओवरनाइट आई नहीं थी, टू नेशन थ्योरी वाज एन इवॉल्विंग थ्योरी, वो आहिस्ता आहिस्ता विद द पीरियड ऑफ टाइम जो है एक मुस्लिम इंटरेस्ट की बात करते करते एक मुस्लिम कंट्री की बात करने पर आ गए थे, और 1946 में तो क्लियरली बोल दिया गया था कि हमको तो पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए, और उसको हम बोलते डायरेक्ट एक्शन डे। 23 मार्च 1943 में डिसाइड हुआ था कि हमको ऐसी वो एरियाज जहाँ पे मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है, हमको उन एरियाज को इकट्ठा करना चाहिए। दैट वाज द फर्स्ट थिंग विच हैपेंड टुवर्ड्स द टू नेशन थ्योरी। हाउएवर टू नेशन थ्योरी 1934 से इवॉल्व होना शुरू हो गई थी, तभी 43 में उन्होंने बोला कि हमको ऐसी कंट्रीज ऐसे एरियाज को अपने साथ लाना है जो क्या कर रही हैं, जो जहाँ पे मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है। 1943 की बात है। फिर लेटर ऑन बात हुई कि अगर हम उन कंट्रीज को साथ में ला रहे हैं जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी लोग हैं, तो उन जगहों का, उस जगह का नाम क्या होगा? तो नाम डिसाइड हुआ था पाकिस्तान। क्या हुआ था? पाकिस्तान। ठीक है, सो नाम डिसाइडेड वाज पाकिस्तान बाय रहमत अली चौधरी। नाउ लेटर ऑन जब देखा कि पाकिस्तान क्योंकि बोलने में अजीब लगता था, क्योंकि हिंदुस्तान था, तो इन्होंने हिंदुस्तान से इंस्पायर होके या उसी को एक तरीके का सिनोनिम बनाने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, पाकिस्तान को पाकिस्तान में बदल दिया। सो यहाँ से पाकिस्तान बन गया आपका पाकिस्तान। पहले बात की थी आपके मोहम्मद इकबाल ने कि हमको मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज को साथ लाना चाहिए। फिर लेटर ऑन बात हुई कि अगर मुस्लिम एरियाज को साथ में ला रहे हैं तो उसका नाम क्या होगा। फिर रहमत अली चौधरी वाज द फर्स्ट पर्सन टू यूज द नेम पाकिस्तान एंड लेटर ऑन इट वाज कॉल्ड एज पाकिस्तान। तो मुस्लिम लीग ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया कि हमारे बारे में तो कहीं पर बात हुई नहीं है, और आईएनसी ने रिजेक्ट किया कि भैया डोमिनियन स्टेटस इज एज डेड एज अ डोरनेल, कि हमको ये नहीं चाहिए। इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ क्लोज बैंक, कि ये एक ऐसा चेक है जिसका बैंक भी बंद हो चुका है और जिसके ऊपर जो तारीख लिखी है पैसे निकालने की वो भी बहुत पहले की हो चुकी है, जिसके चलते दिस क्रिप्स मिशन टर्न्ड आउट टू बी अ फेलियर, और ब्रिटिशर्स को यहां पर भी मुंह की खानी पड़ी। इन रिस्पॉन्स टू क्रिप्स इंडिया मूवमेंट मिशन, यहां पे लॉन्च होता है क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942, जिसको बोला जाता है लीडरलेस मूवमेंट। क्या बोला जाता है? लीडरलेस मूवमेंट बोला जाता है। अब आप सोचेंगे लीडरलेस क्यों बोला जाता है, जब मैं इसको पढ़ूंगी तो आपको समझ आ जाएगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा, वारदा में कांग्रेस वर्किंग कमिटी की मीटिंग होती है। क्या होती है जी? मीटिंग होती है, सेशन नहीं होता, ये मीटिंग होती है। सो कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है वो अपनी मीटिंग करती है वारदा में, और यहाँ पे डिसाइड होता है कि हम क्या करेंगे, नॉन वायलेंट, क्योंकि गांधी जी का टाइम है जी, सो नॉन वायलेंट मूवमेंट को लॉन्च करेंगे अंडर द लीडरशिप ऑफ हु? अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। याद रखना, इसको फर्स्ट टाइम जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को प्रपोज किया था, प्रपोज करने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। सो प्रपोज करने वाले थे आपके जवाहरलाल नेहरू। हाउएवर जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि आप क्या करो कि गांधी जी को बोलो कि टेक द चार्ज फॉर द क्विट इंडिया मूवमेंट, और यहाँ पे गांधी जी ने दिया अपना टैलिस्मैन, एंड दैट वाज व्हाट? डू और डाई, कि वी आर गोइंग टू गेट वॉट वी वॉन्ट और वी आर गोइंग टू डाई इन इट्स अटेम्प्ट। तो या तो हम करेंगे या तो हम मरेंगे, लेकिन अब पीछे हटना इज नॉट एन ऑप्शन फॉर अस। और ये किसने बोला? ये टैलिस्मैन या गुरु मंत्र देने वाले थे आपके गांधी जी। और क्विट इंडिया मूवमेंट डायरेक्टली पेपर में पूछा जाता है कि कौन सी डेट को लॉन्च हुआ। 8 अगस्त 1942 को लॉन्च होता है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, और 9 अगस्त
1942 की सुबह सुबह मॉर्निंग में ही जितने भी लीडर्स होते हैं आईएनसी के, उन सब को अरेस्ट कर लिया जाता है और उनको अननोन डेस्टिनेशंस में भेज दिया जाता है। सो याद रखिएगा, इसीलिए इसको लीडरलेस मूवमेंट कहा जाता है। हाउएवर, जो क्विट इंडिया मूवमेंट का जो स्पिरिट था वो खत्म नहीं हुआ। वाई? क्योंकि गांधी जी ने अपनी इंस्ट्रक्शंस पहले ही दे दी थी। देखो 42 तक आते आते हम लोग समझ चुके थे कि ब्रिटिशर्स आर नॉट, जैसा हम आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं वैसे ब्रिटिशर्स नहीं चल रहे हैं। एंड दे न्यू ऑल्सो कि जैसे ही हम ऐसा कुछ मूवमेंट को लॉन्च करेंगे इस तरीके का कुछ ना कुछ हमारे साथ होना ही है। और ये ऐसे ही करते थे कि जैसे ही कोई टॉप लीडर को पकड़ा, उसको किसी अननोन डेस्टिनेशन में भेज दिया ताकि वहां पर लोग जाके कोई हल्ला वल्ला ना करें। नाउ जब 9 अगस्त की सुबह, जब 1942 अर्ली मॉर्निंग में ही सब लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया, अब क्विट इंडिया मूवमेंट बिकेम लीडरलेस। लेकिन गांधी जी बोल के गए थे कि क्विट इंडिया मूवमेंट के प्रोविजंस या पॉइंट्स क्या रहेंगे कि आपको कैसे इस क्विट इंडिया मूवमेंट को चलाना है। पहला पॉइंट वाज, देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट बहुत डिफरेंट है फ्रॉम द अदर्स। जैसे कि पिछले वाले में क्या होता था, बच्चे स्कूल छोड़ दो, गवर्नमेंट ऑफिसर्स अपना ऑफिस छोड़ दो, लॉयर्स प्रैक्टिस छोड़ दो, सोल्जर्स अपना आर्मी को छोड़ दो। इसमें कहा गया नंबर 1 पॉइंट, सोल्जर्स आर्मी को नहीं छोड़ेंगे, ना पुलिस में छोड़, ना पुलिस वाले छोड़ेंगे। वो अपने इंस्टीट्यूट मतलब जहां पर भी वो काम करे, अगर आर्मी में है, अगर आपके पुलिस में है तो उसी में काम करेंगे और अपने बंदों को मतलब इंडियंस को, जो हम लोग हैं, उनको पूरा सपोर्ट करेंगे। नंबर 2 वॉज कि बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है, इफ दे आर कॉन्फिडेंट टू लीव देयर स्टडीज, इफ एट ऑल दे आर नॉट कॉन्फिडेंट तो छोड़ने की जरूरत नहीं है। लॉयर जो है वो अपनी वकालत नहीं छोड़ने वाले। आपके जो पीजन्स जमींदारों के साथ काम कर रहे हैं वो उन्हीं जमींदारों के साथ काम करेंगे जो एंटी गवर्नमेंट है, जो प्रो गवर्नमेंट है उनके साथ काम करना छोड़ दो। सो अब आप जिस जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं आप वैसे ही काम करो, लेकिन सब कुछ एंटी गवर्नमेंट चलना चाहिए, क्योंकि यहां तक वो समझ गए थे कि अगर हम सिस्टम में नहीं रहेंगे तो नुकसान सिर्फ एक का है और वो है हमारा। सो ये जो है क्विट इंडिया मूवमेंट अपने आप में ही थोड़ा सा हटकर मूवमेंट था। ठीक है, अनदर पॉइंट टू हियर टू रिमेंबर इज कि यहाँ पे गांधी जी ने फर्स्ट टाइम क्या किया, अपना सक्सेसर, कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बाद मेरा सक्सेसर कौन होगा, इट इज गोइंग टू बी जवाहरलाल नेहरू। सो फर्स्ट टाइम गांधी जी मेड जवाहरलाल नेहरू एज हिज सक्सेसर। ठीक है, सो दिस इज हाउ आर क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च। जैसे ही क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ, सुबह सुबह सबको लीडरलेस बना दिया इस मूवमेंट को, लेकिन मूवमेंट जबरदस्त चलता रहा। ब्रिटिशर्स वर कंफ्यूज्ड कि यार ये काम चल कैसे रहा है, हाउ आर दे ऑल वर्किंग। वो इसीलिए वर्क कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे जो है अंडरग्राउंड रेडियोस जो है वो काम कर रहे थे। तो याद रखिएगा यहाँ पे एक बंदी थी, दैट इज योर उषा मेहता। कौन थे जी? उषा मेहता थे, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने अंडरग्राउंड जो रेडियोस है वो चलाए थे। सो हम, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पत्रिका को बैन कर दिया, प्रेस के ऊपर बैन लगा दिया, हमारे कोई भी मूवमेंट कम्युनिकेशन पे ऊपर जितना हो सके उसको रोक दिया, लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट इतना जबरदस्त चल रहा था कि दे वर आल्सो कंफ्यूज कि ये चल कैसे रहा है। सो इट इज बिकॉज क्योंकि उषा मेहता जो है उन्होंने अंडरग्राउंड रेडियोस जो है वो चलाने शुरू कर दिए थे। सो देर सामने कोई कम्युनिकेशन नहीं था, लेकिन अंडरग्राउंड कम्युनिकेशन चल रहा था। एक ग्रेजुएशन की मैं किताब पढ़ रही थी, उसमें लिखा गया था कि क्या होता था, जैसे कि रात को, जैसे कि मेरे घर पे कोई आया रात को, तो वो क्या करेंगे, वो जैसे उन्होंने मुझे 3 फुलके दिए, मतलब चपाती दी, तो मैं क्या करूंगी, अपने घर से 3 और चपाती दे के दूसरे के घर पे दे दूंगी, तो वो 6 हो गई, फिर वो और 3 डाल के आगे देगा। तो इससे क्या हो रहा है, सबकी सब कंट्रीब्यूशन के साथ जो हमारे लिए लड़ रहे थे उनको खाना भी पहुंचा रहे थे। सो देयर वाज व्हाट, देयर वाज जॉइंट एफर्ट्स, सबके सब एक होके जो है वो काम कर रहे थे। ठीक है, लेकिन इतना तो बात क्लियर होगी कि हम लोग तब तक किसी नतीजे पर नहीं आ सकते जब तक मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है किसी एक समझौते पर आ जाए, जिसके चलते राजगोपालाचारी ने अपना फॉर्मूला दिया। राजगोपालाचारी का जो फॉर्मूला था, उसने बोला कि मुस्लिम लीग जो है वो क्या करेगी, मुस्लिम लीग जो है वो इंडोर्स करेगी कांग्रेस की डिमांड, और कांग्रेस की डिमांड क्या है, कांग्रेस की डिमांड थी इंडिपेंडेंस। सो मुस्लिम लीग हमारा साथ देगी
और हमारी जो लड़ाई है इंडिपेंडेंस की उसमें हमको सपोर्ट देगी, क्योंकि मुस्लिम लीग नहीं मानेंगी, माइनॉरिटीज़ नहीं मानेंगी, तो ब्रिटिशर्स को एक मौका मिलेगा हमारे खिलाफ जाने का। वही जो लॉर्ड बर्किनहेड ने किया था कि जो चाहिए ले लो बट सबके हस्ताक्षर लेकर आना, ठीक है। और एंड ऑफ द वॉर, जैसे ही वॉर खत्म होगी उसके बाद जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज है, कौन कौन से, आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पंजाब, पाकिस्तान, वो वाला एरिया, और आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बांग्लादेश, वो सब वाला एरिया, मतलब ईस्ट पाकिस्तान फॉर्मर और आज के टाइम पे बांग्लादेश, वहां पर आफ्टर द वॉर एक प्लेबिसाइड होगा। प्लेबिसाइड का मतलब हो गया जी वोटिंग होगा। वोटिंग मतलब सब लोग बताएंगे कि उनको कहाँ रहना है, पाकिस्तान चाहिए कि नहीं चाहिए। सो यहाँ पे डिसाइड हुआ कि यहाँ पे प्लेबिसाइड होगा आफ्टर द वॉर, और फिर लोग डिसाइड करेंगे कि उनको पाकिस्तान की फॉर्मेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। सो दीज वर द टू इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वर पुट फॉरवर्ड बाय सी राजगोपालाचारी। हाउएवर मुस्लिम लीग ने भी अपने पॉइंट्स रख दिए। मुस्लिम लीग ने बोला कि सी राजगोपालाचारी जी नहीं, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, दैट इज व्हाट, इंडिपेंडेंस। आपको हमारी बात माननी पड़ेगी, और वो बात क्या है, एक्सेप्ट करो टू नेशन थियरी। सो यहां पे जिन्हा ने बोला, जिन्हा वांटेड कांग्रेस टू एक्सेप्ट द थियरी ऑफ टू नेशन, मतलब अब पार्टीशन जो है वो इट इज क्वाइट इनएविटेबल, कि अब पार्टीशन होकर ही होकर रहेगा, और हम इंडिपेंडेंस आपकी नहीं मांगेंगे, आप हमारी मानो कि आपको हमारी टू नेशन थियरी को एक्सेप्ट करना ही करना पड़ेगा। पहला पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट राजगोपालाचारी ने रखा था, दैट इज व्हाट, कि नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में प्लेबिसाइड होगा। इन्होंने बोला कि ठीक है प्लेबिसाइड होगा, लेकिन पूरी पॉपुलेशन का नहीं होगा। सो सी राजगोपालाचारी ने बोला कि जितने भी लोग हैं, द एंटायर पॉपुलेशन इज गोइंग टू सिट, और फिर वो डिसाइड करेंगे वोटिंग के जरिए कि उनको पाकिस्तान चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे डिसाइड हुआ कि यहाँ पे पूरा पॉपुलेशन नहीं करेगा, इट इज ओनली गोइंग टू बी द मुस्लिम्स ऑफ दीज एरियाज जो इस प्लेबिसाइट में पार्ट लेंगे। सो दीज वर द टू पॉइंट्स जो राजगोपालाचारी ने रखे, और इसके रिस्पॉन्स में जो मुस्लिम लीग ने आगे से बोला, और प्राइमरीली जो आपके जिन्हा ने बोला कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, आपको हमारी बात माननी है। अब 43 के अराउंड आपका ये सी राजगोपालाचारी का जो प्लान है वो आया था। अब आता है आपका वेवल का प्लान। क्या आता है, वेवल प्लान ऑफ 19, इसको चेंज करिए, ये 45 है, ठीक है। तो अब आता है जी वेवल का प्लान। वेवल जो है आपके, ही वाज द वाइसरॉय, वो लोग शिमला में सबको बुलाते हैं, और वहाँ पे बेसिकली 45 में जितने भी हमारे टॉप लीडर्स थे उनको बाहर निकाला गया ताकि उनसे बैठ के कोई बात होगी। अकॉर्डिंग टू दिस प्लान उन्होंने बोला कि कमांडर इन चीफ और गवर्नर जनरल, बस ये दो हमको दे दो, बाकी सबका सब जो है वो तुम रख लो। सो वेवल का प्लान ये था कि सिर्फ ये दो पोस्ट छोड़ के बाकी सारे एग्जीक्यूटिव पोस्ट में कौन होंगे, ऑल टू बी इंडियंस। तो अब क्या चाहिए, कमांडर इन चीफ दे दो और आपका गवर्नर जनरल दे दो, बाकी सब कुछ तुम ले लो। लेकिन ऑफ कोर्स हम लोगों ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि अब डोमिनियन स्टेटस वाज नॉट आवर नीड। और दूसरी चीज पता है क्या है, देखो अब डोमिनियन स्टेटस की भी बात नहीं है, अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात है कि हमको अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, तभी तो हम कंट्री बनाएंगे, अपना मतलब राज चलाएंगे। और अब पहले साइमन कमीशन के पहले से हम लोग क्या चाहते थे कि हम आपके साथ मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, अब हम आपको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने को बोल रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन तो हम अपनी खुद ही बना लेंगे। सो यहाँ पे जो है आपको समझना है कि अब कांग्रेस की डिमांड क्या है। कांग्रेस की डिमांड डोमिनियन स्टेटस तो ठीक है, आप समझ गए कि इंडिपेंडेंस चाहिए, लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की भी डिमांड नहीं है, बनाने की डिमांड है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन हम अपनी खुद बना लेंगे, ठीक है। फिर आता है आपका कैबिनेट मिशन प्लान, और ये जरूरी है। पहले तो कौन कौन से 3 लोग थे ये जरूरी है, और दूसरी चीज याद रखना कि कैबिनेट मिशन प्लान एकमात्र ऐसा प्लान था जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने ही हामी भर दी थी, ठीक है। अब होता ये है कि एक हाई पावर्ड जो है मिशन इंडिया में आता है, दैट इज 1946। ओके, पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड। क्या डेट आ गया है जी, 1946 आ चुका है। पहली बात 1945 में मैंने आपको सोशल रिफॉर्म्स में भी पढ़ाया है,
1945 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है वो खत्म हो चुका था। जापान, जिसका हमको सबसे ज्यादा खतरा था इंडिया में घुसने का, वो भी सरेंडर कर चुका था बिकॉज ऑफ द ड्रॉपिंग ऑफ द हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब। सो अब जापान इज आउट ऑफ द लिस्ट, वर्ल्ड वॉर इज खत्म, और यहाँ पे जो पॉलिटिक्स है वो बदल चुकी है। जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू हुआ था उस टाइम पे द बिग डैडी वॉज योर ब्रिटेन, राइट। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ है उस टाइम पे यूएसए ने हथियार बना बना के जो बेचे थे, उसके बाद अब यूएसए बन चुका है सुपर पावर। सो इनिशियली जहां पे आपका यूके वाज अ सुपर पावर, वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होते होते यूएसए बन चुका था आपका सुपर पावर। यूएसए की भी अपनी लालच था जिसकी वजह से उसने पाकिस्तान बनने को सपोर्ट किया। खैर दैट इज इंटरनेशनल रिलेशन, वी वोंट गेट इनटू इट। सो याद रखिएगा, यूएसए जब सिनेरियोस चेंज हो गए तो यूएसए ने भी वो भी चाहता था कि हमको एक वीक नेशन चाहिए, और क्योंकि इंडिया जो है वो पुराना नेशन था इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान, सो दे वांटेड कि एक पाकिस्तान जैसा एक कंट्री बन जाए जो हमारा एक तरीके से हमको हेल्प करेगा, इंटरनेशनल रिलेशंस को हम एक तरीके से यूज कर सकते हैं। सो इसलिए यहाँ पे यूएसए भी फोर्स करने लगा कि नई डेमोक्रेसी आनी चाहिए ये वो। सो अब यूके कुड नॉट से एनीथिंग, क्योंकि यूके जो है वो डेट में आ चुका था। यूके ने इनसे लैंड लीज एग्रीमेंट को साइन किया। लैंड लीज एग्रीमेंट क्या होता है कि यूएसए ने पहले तो ये पैसे दे दे के हथियार खरीद रहे थे, लेटर ऑन यूएस जब इसके पास पैसा खत्म हो गया तो इस यूएसए इसको बोलने लगा कि यार तू ले जा मुझसे हथियार, पैसा बाद में दे देना। लैंड लीज कि अभी ले जाओ, पैसा बाद में दे देना। यूके ने 1945 की वॉर का पैसा 2006 में जाकर चुकाया है। तो आप खुद सोचो कि कितना पैसा जो है यूएसए ने इसको उधार पे दिया होगा, ठीक है। सो इन चीजों के चलते अब यूके भी काबिल नहीं रहा था यूएसए के आगे कुछ बोलने के, और यूएसए जो है वो भी चाहता था कि एक तरीके का वीक नेशन जो है वो बन जाए। सो कैबिनेट मिशन जब प्लान यहाँ पर आता है, द मिशन वाज अ हाई पावर मिशन जिसमें 3 इंपॉर्टेंट लोग थे। नंबर 1 वाज पैट्रिक लॉरेंस, नंबर 2 वाज स्टैफोर्ड क्रिप्स, नंबर 3 वाज ए.वी. अलेक्जेंडर। और यहां पर जब वो आया तो अब देखो कैसी भाषा बदल चुकी है। द प्लान वॉज सेंट टू इंडिया फॉर अ पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडिया। वाई? बिकॉज द सिनेरियो और द पॉलिटिक्स इन द वर्ल्ड हैज चेंज्ड। सो देयरफॉर अब ये बात करने लगे कि भाई पीसफुली जो है ट्रांसफर कर लो सारी की सारी पावर्स। मिशन जो है वो इंडिया में रीच होता है ऑन 24 मार्च 1946। बात करेंगे व्हाट वर द मेन पॉइंट्स ऑफ द मिशन। नंबर 1 पॉइंट वाज रिजेक्शन ऑफ पाकिस्तान, कि हमको पाकिस्तान नहीं चाहिए। ट्रांसफर की बात हो रही है पर अभी पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया है। यूके ने बोला, ब्रिटेन ने बोला कि भाई हम पाकिस्तान नहीं दे सकते। पाकिस्तान बनाना क्यों सही नहीं रहेगा। नंबर 1 पॉइंट तो ये था कि जहां नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट जहां आप चाहते हैं अमेलगमेशन मतलब पाकिस्तान बनाना, पहली बात तो वहां सिर्फ मुस्लिम मेजॉरिटी में है, लेकिन सब मुस्लिम्स नहीं है। वहां पे 38% आपके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, आपके ऑलमोस्ट 40% आपके नॉर्थ वेस्ट में वहां पे नॉन मुस्लिम्स हैं। तो अगर हम इस तरीके की मुस्लिम डोमिनेंट कंट्री बना देंगे तो उन नॉन मुस्लिम्स का क्या होगा। पहला पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट उन्होंने ये बोला कि भाई डिफेंस कहाँ जाएगा, डिफेंस इंडिया के पास रहेगा कि डिफेंस उनके पास रहेगा, और तुम लोग बिना डिफेंस के बिना कैसे रहोगे। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स विच वर गोइंग ऑन, जिसके चलते उन्होंने बोला कि हम आपको पाकिस्तान नहीं बनाने दे सकते। हाउएवर उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बनेगी जो रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाने के लिए ये ड्राफ्टिंग जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठेगी और फिर ये यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। यहाँ पे 398 लिखा है, 389 कर दीजिए इसको, ठीक है। ओके, अब ये जो है ना, दिस वाज द एक्चुअल आंकड़े जो वो लेके आए थे फॉर योर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हाउएवर यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स ने इसको ज्वाइन नहीं किया, तो आपके जो 93 सीट्स थे यहाँ से हट गए और फिर टोटल सीट्स में भी कम हुए, और फिर यहाँ पे भी कम हो गए सीट्स और यहाँ पर भी कम हो गए थे। ठीक है, सो याद रखना प्रिंसली स्टेट्स को भी इंक्लूड किया गया था फॉर ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। हाउएवर प्रिंसली स्टेट्स वर नॉट इंटरेस्टेड, तो उन्होंने इसको ज्वाइन नहीं किया। नाउ अब इस कैबिनेट मिशन में बेसिकली हुआ क्या था। कैबिनेट मिशन में क्या था ना, सबसे पहली चीज उन्होंने बोला कि हम लोग
पूरी इंडिया को जी 3 ग्रुप्स में बांटेंगे। ग्रुप ए में बांटेंगे, फिर ग्रुप बी में बांटेंगे और फिर ग्रुप सी में बांटेंगे। ग्रुप ए में रहेगा आपका हिंदू मेजॉरिटी वाले प्रोविंसेस, ग्रुप बी में रहेंगे आपके मुस्लिम मेजॉरिटी वाले प्रोविंसेस और ग्रुप सी में रहेंगे आपके मुस्लिम्स फ्रॉम असम एंड बंगाल। ठीक है, सो असम और बंगाल से रहेंगे आपके ग्रुप सी में। नाउ दीज आर व्हाट, दीज आर एट प्रोविंसेस, तो ये होंगे आपके प्रोविंसेस में। ग्रुप ए में रहेंगे आपके मुस्लिम मेजॉरिटी हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस, बी में रहेंगे मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस और सी में रहेंगे असम और बंगाल के मुस्लिम्स। ठीक है, इन्होंने बोला कि ये लोग क्या करेंगे, ये सब अकेले अकेले बैठकर अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे फॉर द प्रोविंसेस। ठीक है, सो ग्रुप ए इज गोइंग टू फॉर्म देयर ओन क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ग्रुप बी अपना कॉन्स्टिट्यूशन, ग्रुप सी अपना कॉन्स्टिट्यूशन। लेटर ऑन फिर ये तीनों इकट्ठे बैठेंगे और फिर बनाएंगे जी सेंटर का कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इन्होंने बोला पहले सब अलग अलग बनाएंगे और फिर तीनों इकट्ठे बैठ के सेंटर का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाने वाले हैं। सो दीज वर द प्रोविजंस ऑफ योर कैबिनेट मिशन। अब इसमें क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने तो जी हामी भर दी। हाउएवर यहाँ पे बात कहीं पर भी पाकिस्तान बनाने की नहीं हुई है, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसको हामी भर दी। मुस्लिम लीग ने इसको इसलिए हामी भर दी क्योंकि उनको एक तो 2 ग्रुप्स मिल रहे थे और दूसरी चीज असम और बंगाल में कांग्रेस की सरकार थी, तो उस सरकार में भी इनको बैठने का मौका मिल रहा था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हमको नहीं तोड़ना, हमको नहीं चाहिए पाकिस्तान, ठीक है हमको ये ग्रुप चलेगा। जैसे ही मुस्लिम लीग, याद रखना पहले मुस्लिम लीग ने इसके लिए हामी भरी थी जून के महीने में, पता नहीं कौन सा, आई थिंक 28 जून को कांग्रेस ने दिया था, बट चलो जो भी डेट है, जून के महीने में जो है मुस्लिम लीग ने इसके लिए हामी भरी और 10-12 दिन बाद जो आपका कांग्रेस है उसने भी कैबिनेट मिशन के लिए जो है हामी भर दी। लेकिन यहाँ पर 10 जुलाई को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया जाता है। स्टेटमेंट में जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि लिसन, आप हमको मत बताओ कि हमको ग्रुप्स में रहना है या नहीं रहना है। बेसिकली जब सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा ना, उसके 10 साल के बाद इन ग्रुप्स को कहा गया कि आप 10 साल के बाद ग्रुप्स के पास अपनी मर्जी है कि अगर वो चाहे अपना ग्रुप छोड़ के दूसरे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते। दिस वाज आल्सो अ प्रोविजन फॉर द कैबिनेट मिशन। तो जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि आप हमको मत बताओ कि हमको जो है ग्रुप की फॉर्मेशन करना है या नहीं करना है, आपका बस एक ही काम है और वो काम ये है कि आप हमको क्या करोगे कि आप हमको बस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना कर दो, बाकी आप हमको मत बताओ कि हमको ग्रुप में रहना है या नहीं रहना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, जिसके चलते मुस्लिम लीग ने बोला कि अभी तक तो ग्रुप बने नहीं, अभी तक तो कॉन्स्टिट्यूशन बनी नहीं, तो इनका ये हाल है, कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगी तो ये हमारा क्या हाल करेंगे। जिसके चलते मुस्लिम लीग ने अपनी जो है सपोर्ट पीछे कर ली और फिर कांग्रेस ने भी अपनी सपोर्ट पीछे ले ली, जिसके चलते 16 अगस्त 1946 को डिसाइड किया गया एज डायरेक्ट एक्शन डे बाय मुस्लिम लीग। और इस डायरेक्ट एक्शन डे में कहा था कि अब पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए, अब हमको ना कैबिनेट मिशन चाहिए ना रेफरेंडम चाहिए, हमको पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए। सो दिस इज डायरेक्ट एक्शन डे विच इज 16th of August 1946। नाउ ये डेट जब आप देखते हैं, ये वाला और अगस्त का महीना, दिसंबर के महीने में 1946 क्या हो गया था, आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हो चुका था और कॉन्स्टिट्यूशन भी बनने की बात चल रही थी। सो याद रखना कि दिसंबर के महीने में आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन चुकी थी, अब आप कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन का भी बात चल रही है। ठीक है, नाउ जब दिसंबर 1946 में इन लोगों ने ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चला दी, उस टाइम पे जो आपके वेवल थे उसने बोला ये मुस्लिम लीग को, क्योंकि मुस्लिम लीग ने कंडेम किया कि हमको नहीं बनानी कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, खुद बनाओ, हमको नहीं चाहिए, हमको तो पाकिस्तान चाहिए भैया। तो वेवल ने बोला कि आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट बनाने के उसमें पार्ट नहीं ले रहे हो, सो प्लीज़ उसमें आइए और कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए कांग्रेस के साथ बैठ के। जिसके चलते मुस्लिम लीग ने भी हामी भर दी और मुस्लिम लीग ने भी जो है असेंबली को ज्वाइन कर दिया।
लेकिन मुस्लिम लीग ने अभी असेंबली को ज्वाइन किया ही था कि उनको बाहर निकाल दिया। बाहर बेसिकली इसने निकाल दिया क्योंकि मुस्लिम लीग हैड बिकम सो एडमेंट। फॉर एग्जांपल आपकी लियाकत अली वाज द फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने हर जगह पे फाइनेंसेस रोक देने, जैसे स्वराजिस ने किया था ना मेंडिंग और एंडिंग द काउंसिल्स, मुस्लिम लीग भी वही काम कर रही थी कि अगर कांग्रेस कोई बात पुट फॉरवर्ड करती थी तो उसकी बात नहीं मानती थी। इफ एट ऑल उनके पास वो चार्ज होता, जैसे कि अगर मेरे पास कोई पावर है उनका काम करने की तो मैं नहीं करूंगी। सो असेंबली में देयर वाज नो यूनिटी एंड अगेन देयर वाज अ डेडलॉक, मतलब कहने को सब साथ बैठे लेकिन आपस में किसी की भी नहीं बन रही है, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि मुस्लिम लीग को बाहर निकालो वरना कुछ भी होने नहीं वाला है। अब ब्रिटिशर्स को लगा कि यार मुस्लिम लीग तो बात नहीं मान रही है, कांग्रेस बोल रही है कि मुस्लिम लीग को बाहर निकालो, तो अब क्या होगा। तो इन लोगों ने एक ट्रिक किया। द ट्रिक वाज इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। 5 जुलाई 1947, बेसिकली ये जून है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ वही मैं सोचूं, एक प्लान मिस हो गया, ठीक है। सो दिस इज द, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ट्रिक किया हमको, और उस ट्रिक का नाम था माउंटबेटन प्लान ऑफ 1947। इन्होंने बोला कि देखो मुस्लिम लीग तुमको लड़ना है लड़ो, कांग्रेस तुमको लड़ना है लड़ो, हम लोग 30 जून, कब 30 जून 1948 को भाई चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हम वापस जा रहे हैं और आपको जो पावर है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी। सो 30 जून 1948, नो 3 जून, सॉरी 30 नहीं, 0 काट दो, 3 जून 1948 को इन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, इट इज 30 ओनली, नॉट 3, इट इज 30 ओनली। हाउएवर आप एक बारी चेक कर लेना अपने पॉलिटी की किताब में, बट इट इज 30 जून ओनली। 30 है या 3 है, एक बारी देख लेना, कंफर्म कर लेना, आई टेल यू कि हुआ क्या था। सो आप बस डेट कंफर्म कर लेना, ठीक है। सो 30 इन्होंने बोला कि 30 जून 1948 को 48, ठीक है, हम चले, कौन चले जी, यूके चले, चलो हम यूके जा रहे हैं, तुम लोगों को तब तक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाना है तो नहीं बनाओ। 30 जून को हम 1948 को सब की सब पावर्स आपको ट्रांसफर कर रहे हैं, फिर तुमको लड़ना है, मरना है, पाकिस्तान के लिए चिल्लाना है, इंडिया के लिए चिल्लाना है, जो करना है करो, हम तो भाई चले। अब पॉइंट आता है कि इन्होंने 30 जून का डेट दिया क्यों। इन्होंने बोला, फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझे, जब आपके पेपर का नोटिफिकेशन आया था तो आप लोग बड़े कूल थे कि हाँ पेपर होना है, ठीक है यार पढ़ेंगे ये वो, लेकिन जब पता चल गया कि भैया 15 को पेपर है तो अब ऑप्शन नहीं है, तो आप लोगों की मेहनत जो पहले 1 घंटा पढ़ रहा था अब वो 10 घंटे पढ़ने शुरू हो गया है, ठीक है। सो ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक अल्टीमेटम दिया गया है, समझ रहे हो आप, यहाँ पे अल्टीमेटम दे दिया गया है कि भैया इस डेट को पेपर होने वाला है, तुमको पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ो, हमको कुछ लेना देना नहीं है। सिमिलरली ब्रिटिशर्स ने भी सोचा कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस तो किसी भी बात पर आ नहीं रहे हैं, इनके बीच में तो कोई समझौता है नहीं है, तो हम इनको डेट दे देते हैं कि हम इस डेट पर जा रहे हैं, ताकि इनको अकल आए और ये थोड़े समझदार होकर जो है वो काम करें कि लड़ने से अच्छा है इस टाइम से पहले हम सुलह कर लें और कुछ ना कुछ एक डेडलॉक जो है उसको खत्म करें, ठीक है। सो दिस वाज द माउंटबेटन प्लान। अब आप कहेंगे कि ये माउंटबेटन कौन है, जो आपके वेवल थे, वेवल ने रिप्लेस किया था माउंटबेटन को एज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। So he was the last viceroy of India and he replaced Lord Wavell. Okay, so the two dominions, अब आप देख रहे हैं two dominions की बात हो रही है। The two dominions and two constitution assemblies would be created in case of partition, कि अगर तुमको partition करना ही करना है तो constituent assemblies भी 2 बनेंगी और 2 dominions भी बनेंगे। 2 dominions मतलब कि इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट इज कि वेस्ट फ्रंटियर में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, और ये सिलेट है, साइलेंट नहीं है, साइलेंट नहीं है, ये सिलेट है, ठीक है, ठीक है।
सिलेट और आपके नॉर्थ वेस्ट के डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं आपके प्रेजेंट डे पाकिस्तान, वहां पे रेफरेंडम किया जाएगा. Whosoever is willing to join Pakistan will go and join the dominion of Pakistan. प्रिंसली स्टेट्स के पास ओपन मौका है कि वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं. और इन सब चीज़ों के बाद अगर आप लोगों ने डिसाइड कर ही लिया है कि पार्टीशन होगा ही होगा, तो यहाँ पे एक कमीशन को भेजा जाएगा जिसका नाम था रैडक्लिफ कमीशन, और वो यहाँ पे बाउंड्री डिमार्केशन करने आएगा. ठीक है जी. तो ये था आपका माउंटबेटन प्लान. Now the master stroke or the biggest reason for the Holocaust or the communal riots in India was the India Independence Act of 1947. याद रखना, जब 1946 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे जो है डिसाइड हुआ था ना, उसके बाद कम्युनल वायलेंस और कम्युनल राइट शुरू हो चुके थे. लोग एक दूसरे को मरने मारने पे आ चुके थे. हिंदू मुसलमान, दे वर फाइटिंग लाइक एनीथिंग, नॉट फाइटिंग, दे वर किलिंग पीपल लाइक एनीथिंग. ठीक है. सो यहाँ पे कम्युनल होलोकॉस्ट और यहाँ पे कम्युनल राइट्स जो है वो अपने चरम सीमा पे ऑलरेडी पहुंच चुके थे आपके 16 अगस्त के ही बाद. और जब आपका ये माउंटबेटन का प्लान आया और फिर इंडिया इंडिपेंडेंस का आप बात आई, फिर तो आप पूछो ही नहीं. अब इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में क्या था, इन्होंने बोला कि भैया 30 जून तो बड़ी दूर की बात है, हम लोग 15 अगस्त 1947 को चले. जस्ट इमेजिन, आप एक कंट्री को 2 हिस्सों में तोड़ रहे हो, जून और जुलाई में बोल रहे हो कि हम अगस्त में चले. आपके पास कितना है, 1 महीना 5 दिन है आपके पास 2 कंट्रीज में बंटने के लिए. क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स को पता चल चुका था कि जिस तरीके से कम्युनल वायलेंस हो रहा है, हमको हिस्ट्री कभी माफ नहीं करने वाली है. जैसे जलियांवाला बाग के लिए आज तक किसी ने माफ नहीं किए, सिमिलरली इस होलोकॉस्ट के लिए भी हमको कोई माफ नहीं करेगा. तो इन्होंने कहा कि हम चले भाई, तुम पीछे से लड़ो मरो जो करना है करो, पर हम आपको 15 अगस्त को ही छोड़ के जा रहे हैं. और यहाँ पे डिसाइड हो गया कि बनेंगे 2 डोमिनियंस, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान. तो यहाँ पे बन जाते हैं इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसके चलते पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस दिया गया 14 अगस्त. तो याद रखिएगा 16 अगस्त डायरेक्ट एक्शन डे, लेकिन आजादी पहले मिली थी 15 अगस्त से. सो 14th of August 1947 को पाकिस्तान वाज डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट एंड इंडिया वाज डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट ऑन 15th of August 1947. ठीक है. हाँ, इसमें आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं. इतना हो गया, बस इतना. अब इसको इतना देख लीजिए. अब इन्होंने बोला कि माउंटबेटन जो है, ही इज गोइंग टू बी द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल. ये गवर्नमेंट जनरल नहीं है, गवर्नर है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. अब हाँ, ये आपका पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट है, पाकिस्तान भी बन रहा है, तो वहां का कौन बनेगा पहला गवर्नर जनरल, दैट इज मोहम्मद अली जिन्ना. तो याद रखिएगा, हमारी आज़ादी के बाद जिन्होंने झंडा फहराया था, जिन्होंने झंडा फहराया था इंडिया में, दैट वाज माउंटबेटन, क्योंकि हमने उनको माना था एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल फॉर फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, एंड ऑफ कोर्स द लास्ट आल्सो फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया. सो माउंटबेटन जो है यहाँ पे रुका, लेकिन पाकिस्तान ने बोला हमको बेटन बूटन नहीं चाहिए, हमको जी मोहम्मद अली जिन्ना चाहिए, और वही बनेंगे हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान. सो दीज आर 2 पॉइंट्स. पॉइंट अनदर वन हियर टू रिमेंबर इज कि हमारी कंट्री के फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन बने ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. सो याद रखिएगा, इट वो सी राजगोपालाचारी जो बने हमारे फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. और इसी के साथ आपको मुबारक हो बहुत बहुत कि हमको मिल गई आज़ादी. हाउएवर लॉट ऑफ पीपल गॉट डिस्प्लेस्ड, माइग्रेशन हुआ, लोग मारे गए, बट जो भी इतिहास में हुआ, आज के टाइम पे इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम 2 इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्रीज. ठीक है. सो दिस इज हाउ इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, एंड ऑफ कोर्स इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, अ न्यू कंट्री.
ठीक है. सो दिस वाज लास्ट क्लास फॉर योर मॉडर्न हिस्ट्री. जो आपका लेक्चर अपलोड हुआ है दैट इज ऑन सोशल रिफॉर्म्स. तो सोशल रिफॉर्म्स का देयर इज नो कनेक्शन विद दिस, तो आप उसको पढ़े, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, और ये भी आपका लास्ट लेक्चर आ गया है. सो थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे. इफ एट ऑल यू हैव एनी प्रॉब्लम, राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर यू देयर. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.